हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल @PopClass66 में। आज का टॉपिक है सुरक्षा अभ्यास, सेफ्टी प्रैक्टिस। दुर्घटना किसी से भी जानकर दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना ऐसे कारणों से होती है जिन्हें पहले से नहीं जाना जाता। अर्थात जानबूझकर जानबूझकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को जोखिम में नहीं डालता। अर्थात अनजाने में हुई घटना दुर्घटना कहलाती है। अनजाने में हुई घटना दुर्घटना कहलाती है। दुर्घटना होने के कारण दुर्घटना होने के कई कारण होते हैं। जैसे पहला, उतावलापन, यानी कि जल्दीबाजी में दुर्घटना। जल्दबाजी में अज्ञानता, यानी कि कार्य के कार्य का ज्ञान का नहीं होना, तो भी दुर्घटना घटित हो सकती है। असावधानी, यानी कि सावधानी पूर्वक कार्य का नहीं करना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। लापरवाही लापरवाही अर्थात जल्दीबाजी, जल्दी जल्दी कार्य करना, अर्थात ध्यान देकर कार्य नहीं करना, उसको लापरवाही के रूप में व्यक्त किया गया है। गंदा कार्यस्थल होना, अर्थात जिस कार्यस्थल पर कार्य किया जा रहा है उस कार्यस्थल की सफाई नहीं की कार्य करने से पूर्व सफाई नहीं की गई हो, तो उसके कारण भी दुर्घटना घटित हो सकती है। औजारों का पूर्ण ज्ञान न होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दुर्घटना के घटित होने का। औजारों का पूर्ण ज्ञान नहीं होना, अर्थात औजारों के बारे में जानकारी नहीं होना, इसका एक मेन कारण है। उचित प्रकाश एवं हवा की कमी, अर्थात कार्य स्थल पर प्रकाश की कमी एवं हवा की कमी भी एक दुर्घटना घटित होने का कारण बनता है। अर्थात हवा की कमी से मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति गर्मी के अंदर कार्य कर रहा है, उस जगह पर उचित रूप से हवा उसको प्राप्त नहीं हो रही है, तो गर्मी की वजह से भी उसे घटना घटित हो सकती है। यहाँ चित्र के अंदर दिखाया गया है, देखिए चित्र के अंदर दिखाया गया है ये कि दुर्घटना होने का कारण चित्र के अंदर दिखाया गया है। असावधानी, अरुचि, जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, असुरक्षा, औजार एवं असुरक्षित पहनावा। चित्र में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति जो कि असुरक्षित औजार अर्थात अनसेफ हैंड टूल्स से कार्य करते वक्त उसके हाथ में चोट लग जाने से रक्त बह रहा है। ये देखिए, ये दिखाया गया है। इसमें आगे दिखाया गया है ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का प्रयोग कारखाने में वर्जित है। अर्थात का कार्यस्थल पर ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये एक ड्रेस अर्थात पहनावा दिखाया गया कार्यस्थल पर, सुरक्षित पहनावा। जैसे फाइबर कैप, अर्थात जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं उस पर फाइबर कैप का होना जरूरी है, चश्मे का होना जरूरी है। टाई न पहने, क्योंकि टाई अक्सर मशीनों के अंदर फंस जाती है, जिसके कारण दुर्घटना घटित हो सकती है। टाइट स्लीव्स एवं ट्राउजर स्लीव्स, अर्थात टाइट स्लीव्स और ट्राउजर पहनना चाहिए। उंगली में रिंग न पहनने की सलाह दी जाती है। सेफ्टी शूज अर्थात सेफ्टी बूट को पहनना चाहिए। ईयर प्लग लगाना चाहिए। कानों को बचाव के लिए ईयर प्लग लगाना जरूरी है। आगे, स्वच्छता की कमी, अतः किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले व्यक्ति को सुरक्षित, पूरा एवं ध्यान सदैव रखना चाहिए। अर्थात कार्यस्थल पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उस वक्त उसको कार्य करते समय पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अर्थात दुर्घटना को कम करने के लिए, दुर्घटना को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीडेंट। अंग्रेजी में बोला जाता है दुर्घटना को एक्सीडेंट। तो दुर्घटना को कम करने के लिए व्यवसायी एवं कर्मचारी दोनों का उत्तरदायित्व होता है। अर्थात व्यवसायी कहते हैं
जो कार्य करवा रहा है उसको और कर्मचारी जो कार्य कर रहा है, दोनों का उत्तरदायित्व होता है दुर्घटना को कम करने के लिए। व्यवसायी का उत्तरदायित्व, व्यवसायी का क्या उत्तरदायित्व होता है दुर्घटना को कम करने के लिए, अर्थात कंपनी के द्वारा योग्य एवं कुशल श्रमिकों को रखना चाहिए। जिस भी कंपनी के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा योग्य, अर्थात उस कार्य के अंदर वो योग्य, अर्थात उन्होंने या तो कोई डिग्री प्राप्त कर रखी हो या अन्य कोई, और उसी के साथ में वो कुशल श्रमिक भी होने चाहिए, उनको रखना चाहिए। अर्थात कंपनी द्वारा दिए गए हस्तौजार, हैंड टूल्स आईएसआई होने चाहिए। जो कंपनी के द्वारा दिए गए हस्तौजार है वो आईएसआई होने चाहिए तथा उचित मापदंड के होने चाहिए। कार्य योग्य वर्कशॉप होना चाहिए, अर्थात कार्य करने योग्य वर्कशॉप भी होना चाहिए कंपनी के अंदर। सभी उपकरणों का रखरखाव सही तरीके से होना चाहिए, अर्थात उपकरणों को रखरखाव भी सही तरीके से होना चाहिए, उनकी साफ सफाई टाइम टू टाइम होनी चाहिए। आगे आता है कर्मियों का उत्तरदायित्व, अर्थात कर्मियों से मतलब होता है कार्य करने वाले व्यक्तियों का उत्तरदायित्व, अर्थात तो कर्मचारियों का उत्तरदायित्व क्या होता है दुर्घटना से बचाव के लिए, वो देखते हैं। अब कर्मचारियों द्वारा मशीनों पर लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए, अर्थात कर्मचारियों के द्वारा मशीनों पर लिखे निर्देशों का पालन करना चाहिए एवं उसे किसी भी प्रकार का नया नहीं करना चाहिए। कंपनी कर्मचारियों द्वारा मशीनों पर लिखे गए निर्देशों का पालन करना चाहिए एवं उसे किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। और दुर्घटना के बाद होने वाले नुकसान एवं श्रम के बारे में सोचना चाहिए। जो दुर्घटना घटित होती है उसका होने वाले नुकसान एवं श्रम के बारे में सोचना चाहिए। भार को उठाना एवं रखना, अर्थात उनका प्रहसन करना, लिफ्टिंग एंड हैंडलिंग लोड्स, भार को उठाना एवं रखना, उनका प्रहसन करना। निम्न में बोलते हैं इसको प्रहसन करना, प्रहसन अर्थात उठाना और रखना, प्रहसन करना। इलेक्ट्रीशियन को भार उठाना पड़ता है, यह भार किसी भी प्रकार का हो सकता है। भार उठाते समय व्यक्ति को चोट लग सकती है, जैसे गलत उत्तोलन विधि से भार को उठाने पर चोट लगती है एवं किसी भी वस्तु से टकराकर गिरने से चोटें लगती है। चोट कब लगती है? चोट जब लगती है जब हम किसी भी गलत तरीके से उस भार को उठाते हैं या फिर अनदेखे अनजाने में उठाते हैं तो चोट लगती है। चोटें कितने प्रकार की होती है? चोटें 3 प्रकार की होती है, अर्थात चोटें 3 प्रकार की होती है। पहली, कट जाना या छिल जाना। कारण रुक्ष तल एवं दुधृत, अर्थात दुधृत को कहते हैं तेज धार वाली वस्तु से, पैने एवं नुकीले किनारे प्रक्षेपों से कट जाना एवं छिल जाना। उपाय, चमड़े के दस्ताने पहने, अर्थात कट जाने एवं छिल जाने के लिए चमड़े के दस्ताने पहने। अगला आता है पैर एवं हाथों का छिल जाना। पैर एवं हाथों का कारण भार वाली वस्तु का पैर पर गिरना, हाथों का छिलना एवं दब जाना इसका एक कारण है। बचाव, लकड़ी की बेजों का उपयोग करें। ये चित्र के अंदर आपको दिखाई गई है लकड़ी की बेज। ये एक मिनट, चित्र के अंदर आपको दिखाई गई है ये लकड़ी की बेज है, ये जिसको भारी भार के नीचे रखा जा रहा है और इसको ये
लकड़ी की बेज लगाकर भार को इधर उधर खिसकाया जा रहा है। आगे देखते हैं। सेफ्टी बूट, लोहे के टॉक्स, जड़ित जूते व हाथों से बचाव के लिए लकड़ी की बेज का उपयोग करें। अर्थात सेफ्टी बूट का मतलब होता है सेफ्टी के लिए जूते, पैरों के अंदर जूते पहने। लोहे के टॉप्स, जड़ित जूते, अर्थात वो जूते पहने जिनके आगे की तरफ टॉप्स पर लोहा जड़ा हुआ हो, जिससे कि पैरों की उंगलियां न दबे। हाथों से बचाव के लिए लकड़ी की बेज का उपयोग करें, अर्थात हाथों से बचाव के लिए भारी भार पर लकड़ी की बेज, ये लकड़ी की बेज है, ये लकड़ी की बेज है, इनका उपयोग करें जिससे कि हाथ ना छिलें, हाथ ना छिलें, हाथ ना छिलें। चित्र में दर्शाया गया है आपको सेफ्टी बूट, सेफ्टी बूट, सेफ्टी बूट दिखाया गया है आपको चित्र के अंदर। ये चित्र के अंदर आपको इस सेफ्टी बूट दिखाया गया है। और ये जो है ये ये यह कैप, कैप, लोहे की कैप, लोहे या स्टील की कैप, लोहे एवं। अगला है मांसपेशियों की चोट, कारण गलत उत्तोलन विधि से, गलत उत्तोलन विधि से भार उठाना एवं अपनी क्षमता से अधिक भार उठाना। मांसपेशियों की चोट के अंदर अंतर्गत आता है गलत, यानी कि गलत उत्तोलन विधि से भार को उठाना और अपनी क्षमता से अधिक भार को उठाना भी मांसपेशियों की चोट का कारण बनता है। उपाय, सही उत्तोलन विधि उपयोग में लें, अर्थात भार को उठाने के लिए सही उत्तोलन विधि उपयोग में लेनी चाहिए। जैसे भार उठाने से पूर्व निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। क्या उठाना है, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, क्या उठाना है, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, किस सामान की आवश्यकता पड़ेगी, मार्ग में कोई बाधा तो नहीं होगी। भार को ले जाने के लिए मार्ग में कोई बाधा तो नहीं है, अर्थात कहीं पत्थर वत्थर पड़े हुए हों तो उनको हटा दें। और किस सामान को ले जाना है, किस तरीके का सामान है जिसे ले जाना है, इन बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। अगला आता है उत्तोलन की गतिज विधि, अर्थात भार को उठाकर ले जाना निम्न 6 बिंदुओं पर निर्भर करता है, निम्न 6 बिंदुओं पर निर्भर करता है। पहला, एक पैर गति की दिशा में कुछ आगे रखते हुए पैर 45 सेमी दूर रखें, दूर रखने चाहिए, इससे संतुलन प्राप्त होता है। घुटने कुछ झुके हुए हो और पीठ सीधी होनी चाहिए। भुजा शरीर के यथासंभव समीप होनी चाहिए। पकड़ कसी एवं सुरक्षित होनी चाहिए। सिर सीधा, ठुड्डी अंदर होनी चाहिए। ये भार की गतिविधि है। भारी उपस्कर हटाना, मूविंग हैवी इक्विपमेंट, अर्थात भारी सामानों को उठाने की विधियां। भारी सामान को उठाने की 3 विधि होती है। वो 3 विधि कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। पहला, फर्स्ट होती है क्रेन उत्बंधन, उत्बंधन, अर्थात क्रेन एंड सीलिंग। यह विधि बाहरी सामानों को उत्तोलित करने या ले जाने में काम आती है। तो ये क्या महंगी पड़ती है, अर्थात खर्च अधिक होता है इस पर। चरखियाँ, उपयोग अधिक भार को पृथ्वी से अनुदिशित खींचने में काम आती है चरखियाँ। बेंचेज, अर्थात चैन कुप्पी की तरह ये कार्य करती है चरखियाँ, जिनको ये चैन के रूप में उपयोग आती है। यंत्र चालित प्लेटफॉर्म, मशीन ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म, व्यवसाय में भारी सामान को ले जाने के लिए ये युक्ति काम में ली जाती है, जिसे सुविधाजनक ऊंचाई पर भार द्वारा बांध दिया जाता है जब वह बीचों बीच नहीं आ जाता, जब तक कि वह बीचों बीच नहीं आ जाता। पट्टा एवं बेलन विधि, यूजिंग ऑफ लेयर्स एंड रोलर्स। कभी कभी भार को भूमि पर एवं उसके आधार के नीचे नीचे, ऊंचे नीचे होने के कारण, यथेष्ट सुदृढ़ न होने के कारण नहीं ले जाया जा सकता। ऐसे भार को ले जाने के लिए बेलन या पट्टा विधि काम में ली जाती है। बेलन एवं पट्टा विधि का उपयोग में ली जाती है जब भूमि अर्थात समतल न हो, आधार समतल न हो, अर्थात ऊंचे नीचे हो, कारण सुदृढ़ न हो,
न होने के कारण ले जाने में कठिनाई हो, ऐसे भार को ले जाने के लिए बेलन या पट्टा विधि काम में ली जाती है। भार को उठाने के लिए निर्हुत उत्तोलन विधि अर्थात अर्थात स्टॉक लिफ्टिंग गो गोलाकार पीठ रखते हुए खड़ी स्थिति में उत्तोलन से पीठ चोट का भय का डर रहता है। अर्थात पीठ में चोट का भय रहता है, पीठ की चोट का भय रहता है। निर्भीत उत्तोलन विधि अर्थात पीठ पर रखकर भार को ले जाना, यह एक विधि है भार को ले जाने की। मानव रीढ़ एक उत्तम दक्षता उत्तोलक नहीं है, यह सुगमता से क्षतित हो सकती है। अर्थात मानव की रीढ़ एक दक्षता का उत्तम दक्षता उत्तोलक नहीं है, यह सुगमता से क्षतित हो सकती है। अर्थात मानव की रीढ़ पर भार रखकर ले जाना एक अच्छी विधि नहीं है, यह टूट सकती है, फूट सकती है रीढ़ की हड्डी। भारी भार को ले जाया जा सकता है क्रोबार अथवा जैक के द्वारा। भारी जो भार है उसको ले जाने की विधि है क्रोबार अर्थात जैक। ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कभी कभी। भारी भार को ले जाने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? क्रोबार एवं जैक, क्रोबार एवं जैक। चित्र के अंतर्गत कट जाना एवं छिल जाना चोट को दिखाया गया है। कट जाना एवं छिल जाना चोट को दिखाया गया है। ये बहार है, इसके कारण कट जाना और छिल जाना चोट को दिखाया गया है। पैरों अथवा हाथों से कुचल जाने के कारण सेफ्टी बूटों को उपयोग में लिया जाता है, सेफ्टी बूटों को उपयोग में लिया जाता है। अगला आता है अर्थात भार उठाने की निर्हुत उत्तोलन विधि। ये जो दिखाया गया है भार उठाने की निर्हुत उत्तोलन विधि अर्थात पीठ पर रखकर भार को ले जाना, पीठ पर रखकर भार को ले जाना। जैसे कि कट्टा हुआ, किसी भी जिसके अंदर सामान भरा हुआ है, कट्टा हुआ, उसको इस प्रकार पकड़ के भार को पीठ पर रखकर ले जाना, जो कि एक उत्तम विधि नहीं है। चित्र के अंदर दिखाया गया है सही सही हस्त उत्तोलक विधि। इस चित्र में दिखाया गया सही हस्त उत्तोलक विधि। एक व्यक्ति बैठे बैठे धीरे धीरे किसी भार को अर्थात सामान को धीरे धीरे ले जा रहा है, इसको कहते हैं सही हस्त उत्तोलक विधि। इसमें भी एक खड़े खड़े ले जा रहा है, ये भी दिखाया गया है। चित्र के अंदर दिखाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा भार को उतारना, भार को किस तरह उतारा जाता है वो दिखाया गया है चित्र के अंतर्गत। भारी उपकरणों को हटाना अर्थात क्रेन उत्बंधन चरखी यंत्र चालन प्लेटफॉर्म लेयर और रोलर्स के द्वारा। क्रेन उत्बंधन, क्रेन के द्वारा भार को उठाने की ये मशीन दिखाई गई है। कट अपघर्षण निर्घर्षण फेयरिंग अथवा संचारण के लिए उत्बंधन की जांच करना। अगला चित्र के अंदर आपको दिखाई गई है चरखियाँ, इनको कहते हैं चरखियाँ, इनको कहते हैं चरखियाँ। चरखियों के द्वारा भार को ले जाना, ये है चरखियाँ। ये है पट्टा, बेलन पट्टा अर्थात पट्टा के द्वारा बेलन पट्टा विधि, जिसके अंदर नीचे गोल गोल पाइप रखे जाते हैं, उसके ऊपर एक पट्टा रखा जाता है, पट्टे के ऊपर बाहर रखा जाता है, फिर उसको खिसकाया जाता है, इसको कहते हैं पट्टा बेलन बाहर विधि। ये दिखाया गया है, इस प्रकार बाहर को ले जाया जाता है, इस प्रकार कोनों से इसको धीरे धीरे सरकाया जाता है। ये पट्टा बाहर विधि, ये सारे पट्टा बाहर विधि के चित्र है। ये है क्रोबार, क्रोबार अथवा जैक विधि। क्रोबार अर्थात जैक लगा करके किसी भी छड़ के द्वारा नीचे लकड़ी का गुट्टा लगा के और नीचे छड़ के द्वारा भार को धीरे धीरे खिसकाया जाता है, उसे कहते हैं क्रोबार भार। इस विधि में भार को उठाना दिखाया गया है, उठा करके भार को मूविंग इधर उधर करना, भार को इधर उधर करना दिखाया गया है, भार को इधर उधर करना दिखाया गया है।
आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। क्या नाम से नेक्स्ट क्लास में हम सुरक्षा चिन्हों के बारे में दिखाएंगे आपको। तो आप निरंतर हमारे साथ में बने रहिए। जीरो टू हीरो सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए जीरो टू हीरो में तैयार रहिए।